Hi everyone, welcome to my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinan and don't forget subscribe and like। अपने क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रही थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा टॉपिक चल रहा था? सेकंड टॉपिक चल रहा था। फर्स्ट टॉपिक में अपन ने क्या क्या देखा था? समष्टि और व्यष्टि में अंतर दिख लिया था। उसके बाद समष्टि में क्या आता है, व्यष्टि में क्या आता है। व्यष्टि में क्या होता है, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसमें पूरे समाज का किया जाता है या पूरे देश का किया जाता है। ठीक है, वो था डिफरेंट देख लिए थे अपन। उपभोक्ता क्या क्या उपभोग करता है वो भी देख लिया था, किस तरीके से करता है, क्या उत्पादन करना है, किस तरीके से करना, वो सब अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। दूसरे चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? उपभोक्ता। उपभोक्ता की डेफिनेशन देखिए। उपभोक्ता कौन है? हम है। हमें कोई चीज चाहिए होती है और सेवा भी हमें ही चाहिए होती है और किसी को नहीं चाहिए होती। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था उपयोगिता। उपयोगिता का क्या मतलब था? उपयोगिता का मतलब ये था हम जो भी वस्तु या सेवा उपयोग कर रहे हैं उससे हमें संतुष्टि कितनी प्राप्त हो रही है। उसके भी कितने थे विश्लेषण? कितने थे? दो थे, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें देखी? गणनावाचक की डेफिनेशन देखी थी। गणनावाचक के बाद ये देखा था अपन ने कितने होते हैं गणनावाचक में? दो होते हैं, कुल और सीमांत। कितनी उपयोगिता होती है? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। उसके अंतर्गत कुल उपयोगिता में ये देखा था कि दो चीजों में डिफरेंट नहीं देख रहे थे अपन, जितना खाना खा रहे हैं उतना ही देख रहे थे। ठीक है, अब कुल उपयोगिता देख ली थी। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या था? TUN बराबर U1 U2 और डैश 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 UN, ये था। उसके बाद अपन ने चीज देखी थी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के अंदर क्या था कि कुल उपयोगिता में जो जो इकाइयां है उसमें से एक इकाई को बढ़ा दिया गया, दूसरी इकाई को क्या रखा गया? स्थिर रखा गया। उसके बाद उस पर क्या डिफरेंट पड़ा वो देखा था अपन ने। तो उसका फॉर्मूला क्या था? MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस I। ये चीजें थी। डिफरेंट देखा था अपन ने कितना कि एक के थे 40 थे, शायद एक के 40 थी। चार के लिए खाते तो 40 का डिफरेंट मतलब 40 आते हैं, 40 संतुष्टि प्राप्ति होती है। और उसके बाद देखा था अपन ने अगर 5 के लिए खाता है तो 5 के लिए से 50, तो इन दोनों में माइनस किया था तो 10 का डिफरेंट आ रहा था। तो वो क्या थी? सीमांत उपयोगिता में अंतर था जो भी। उसके बाद अपन ने क्या बनाया था? एक चीज डायग्राम बनाया था। डायग्राम के अंतर्गत अपन ने चीजें देखी थी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कहां पर मिल रहे थे? 5 पर मिल रहे थे। ये देखा था 5 पर लाइन कहां अधिकतम संतुष्टि हो रही है और कहां निम्न संतुष्टि हो रही है, ये चीजें देख ली थी। अब उसके बाद हास नियम पढ़ा था अपन ने। सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत कब किसने दिया था? गोसेल ने दिया था, 1854 में दिया था। ये सारी चीजें अपन ने देख चुके थे। उसके बाद क्या देखा था अपन ने? मान्यता देखी थी और कारण देखे थे। कारण क्या थे उनके? कारण ये थे कि उनको मतलब जो भी पूर्ति हो रही है उसमें क्या क्या डिफरेंट आ रहा है, मानवीय है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। ठीक है, अब क्या है? गणनावाचक क्रमवाचक। गणनावाचक कंप्लीट हो गया है। क्रमवाचक विश्लेषण एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिणाम इसका एक बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता संख्या के रूप में कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं मापा जाता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। यही क्रमवाचक विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अपन ने जो गणनावाचक विश्लेषण पढ़ा था, गणनावाचक विश्लेषण में क्या कर रहे थे? हम गणना कर रहे थे। जैसे अपन ने लिखा था यहाँ पर 4 केले खाने पर 4 केलों से संतुष्टि कितनी मिल रही थी? 40 मिल रही थी। और वही 5 किलो से खाने पर कितनी संतुष्टि मिल रही थी? 50। अब मुझे ये बताओ, तुम खाना खाते हो या कुछ भी खाओ, तुम एक चीज बढ़ा देते हो कि जो भी करो तुम, तो तुम्हें वहां कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है? क्या रिकॉर्डर लगा रखा है क्या कि वहां पर रिकॉर्डर लगा रखा है या है ना माप लगा के रखा है कि नहीं हम इतना खाएंगे हमें इतनी संतुष्टि प्राप्त होगी? ऐसा तो कभी होता नहीं। बस हम अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं अब मेरा पेट है ना 80% फुल हो गया है, तो उसमें क्या था? तो ये क्या है? अपन अनुमान लगा रहे थे। तो वो किसमें आ रहा था? गणनावाचक में। क्या कर रहे थे? हम गणना कर रहे थे। पर वो गणना एकदम परफेक्ट नहीं थी। परफेक्ट थी क्या? परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि अपन जो भी काम करते हैं या खाते हैं उससे हमको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि क्या हो रहा है वो सिर्फ हमें पता नहीं होता, मतलब पता ही नहीं चलता। उसका कोई पैमाना नहीं लगा हुआ है कि अब 20% बाकी है तो 20% और यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी पैमाना नहीं लगा रखा है। ठीक है ना? वो क्या कभी कभी ये भी होता है कि अपन खाना डेली खाना खाते हैं उससे ज्यादा कम खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? कभी अपनी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो कोई जरूरी नहीं है, गणना एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो वहां पे यही बताया गया है कि अपन वस्तु और सेवा को जो भी उपयोग कर रहे हैं उसकी गणना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गणना नहीं कर सकते। या क्या संख्या के रूप में माप रहे, परिणाम दे रहे, तो उसका क्या? ये एक बड़ा दोष है। क्या है? एक बड़ा दोष है, मतलब मापा ही नहीं जा सकता ये तो इसलिए। और वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता संख्या के रूप में कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें यूं बोलूं तुम आज खाना खाने बैठो और मुझे बताओ एक रोटी खाई अब कितना पेट फूल हुआ, 2 रोटी खाई कितना पेट हुआ, 3 रोटी खाई कितना पेट फूल हुआ, ये सब तुम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। और ये भी नहीं होता
कि तुम लोग चलो संतुष्ट हो गए, ये बात अलग होती है। संतुष्ट कोई जल्दी संतुष्ट हो जाता है, कोई लेट संतुष्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई ज्यादा भी खाना खा लेता है, जरूरी नहीं है तो वो है ना डेली लिमिट के हिसाब से खाना खा। कभी सब्जी अच्छी बन जाती है तो ज्यादा खाना खा लेता है, कभी कुछ चीज अच्छी दिख जाती है तो वो खा लेता है, कभी कुछ नहीं भी खा पाता है, तो सब जरूरी नहीं है। तो इसको क्या संख्या के रूप में अपन कभी माप नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो दोष है, यहाँ पे लिखा हुआ वो दोष है। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि चलो अभी मेरे पेट में थोड़ी सी जगह है, मैं और खा सकता हूँ, या फिर मेरा इतने से पेट फुल नहीं हुआ, ये कह सकते हैं अपने कि अपन ने ये खाया, मुझे और थोड़ा चाहिए, ये कह सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि मुझे इतना हो गया, इतना बाकी है। कोई परसेंटेज नहीं, कोई पैमाना नहीं लगा के रखा अपनी बॉडी के अंदर कि अपन को पता चलेगा कितना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। हाँ, अपना ये होता है कभी कभी अपन ज्यादा भी खा लेते हो, तुम देखना कभी सब्जी अच्छी बन गई थी तो तुम ज्यादा खा लोगे तो क्या तभी पेट नहीं भरेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि तुमने ज्यादा नहीं खाना खाया, तुमने डेली लिमिट से भी कम खाना खाया, बट तुम्हारा क्या उस खाने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारा क्या वो मन ऑटोमेटिक भर जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसको कभी संख्या के रूप में माप सकते क्या तुम डेली के डेली? हमेशा ऐसा हो सकता है कि सारे दिन एक जैसे हो सकते हैं कि तुम 4 के 4 रोटियां खाओ, 5 के 5 रोटियां खाओ, जितनी भी खाते हो तुम लोग, ऐसा नहीं हो सकता। कभी तुम्हें ये भी हो जाए कि हम चलो बाहर का खा के आ जाते हैं, हमें किससे संतुष्टि मिल रही है तब उस टाइम वो देखा जाता है। कभी हम 1 रोटी खा के भी संतुष्ट हो जाते हैं और कभी हम 5 रोटी खा के भी संतुष्ट नहीं होते। है कौन? हम ही है। डिफरेंट कहाँ आ रहा है? हम में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो इसको कभी माप नहीं सकते, ठीक है। तो ये दोष बताया गया यहाँ पे। और सिर्फ संकेत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रम में बता सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, चलो ठीक है अब इतना ही हो गया, ठीक है। अब क्या है, दूसरे शब्द में उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं मापा जाता, यही संख्या के रूप में नहीं मापा जाता। मैं यही बोल रही हूँ कब से संख्या के रूप में नहीं मापा जाता, और अपन ने गणनावाचक में मापा था, तो वो क्या है, यहाँ पर दोष है, एक बड़ा दोष है लिखा हुआ है, ठीक है। यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम दे सकता है, क्या दे सकता है, क्रम दे सकता है। अब जैसे 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी, या फिर ये दे सकता है कि अपन ने कितनी 3 रोटियां थी, 3 रोटी के साथ क्या था, पिज्जा था, ये चीजें अपन ने क्रम दे दी, चलो पिज्जा इतना खाया उसने, ये क्रम दिया था अपन ने, ऐसा नहीं था, ठीक है। क्रमवाचक विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रसंग कौन सा। अब क्रमवाचक में क्या है, सबसे पहले कितना खाना खा रहा है, सबसे पहले 1 रोटी खा रहा है, 1 रोटी से भी तो उसको संतुष्टि मिलेगी कुछ ना कुछ, तो एक बाइट भी खाते ना अपन तो उससे भी उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है बॉडी को, ठीक है। तो उसको एक को क्या मान रहा है, कोई भी बंडल हो, जैसे केले का है या आम का है बंडल, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखा जा रहा है, ठीक है। अब अधिमान वक्र या तटस्थ वक्र, एक अधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बंडलों को जिनको उपभोक्ता तटस्थ समझता है और उन्हीं को जोड़ता है। इसका मतलब ये है, चलो अब है ना अपने क्या करते हैं, मतलब मैंने ये बोला कि मैंने 3 रोटी खाई, 1 पिज्जा खाया और 1 पास्ता खाया, या फिर ये लिख देते हैं कि 4 केले खाए और 3 आम। अब मैंने यही कहा, क्या कहा, यहाँ पर मैं एक तटस्थ बता रहा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 रोटी की जगह कितनी 4 रोटियां खाई, 4 रोटी खाई, तो मैं पिज्जा कम खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, अगर मैं 4 रोटी खाती हूँ तो 4 रोटियों का प्रभाव कहाँ यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पिज्जा और पास्ता पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तुमने ये चीज ज्यादा खा ली तो तुम ये लोग चीजें कम खा पाओगे। तो वैसे ही तुमने केले खाए, केले कितने खाए, तुमने केले 4 खाए और आम कितने खाए, 3 खाए, ठीक है। अब मैंने यही बोला कि आम कितने खाए, अब तुम केले खा रहे हो, केले 5 खा लिया, अब केला तुम एक ज्यादा खाओगे और 3 आम, तो आम की वहां पे उपयोगिता में कितने, आम 2 ही खा पाओगे, क्यों, तुमने 1 केला एक्स्ट्रा खा लिया, तो किस पे फर्क पड़ा, आम पर फर्क पड़ा। तो वही है, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है। अगर तुम एक चीज ज्यादा खाते हो तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज क्या करोगे, तुम कम खाओगे, ठीक है ना। तो इसका एक जो तटस्थ वक्र है या उसे अधिमान वक्र कहते हैं, तो उनका अपन एक चित्र बना देते हैं। ये किसका है, क्रमवाचक का ही है, ठीक है ना, क्रमवाचक विश्लेषण का ही है। डेफिनेशन नहीं हटा रही हूं मैं, उसी को रख रही हूँ, सिर्फ एक ही डेफिनेशन हटा रही हूँ, ठीक है ना। तुमने स्क्रीनशॉट तो वैसे भी ले लिए। अब देखो यहाँ पर बोलते अपन केले की लेते हैं, अपन किसकी लेते हैं, केले की ले रहे हैं, किसकी डिफरेंट ले रहे हैं, केले की ले रहे हैं। एक तरफ तो यूं ले लेते हैं, आम लेते इस साइड आम, और इस साइड ले रहे हैं केला, ठीक है। ये बना दिया, सबसे पहले तो इतना ही करना और कुछ नहीं करना। एक मिनट, केला थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, यहाँ पर कितने 0 आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे 2, ऐसा तुम ये नहीं मान सकते हो कि यहाँ पे 2 ही आएंगे, 1 से भी ले सकते हो तुम, शुरुआत 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 का गैप रख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना।
यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 नहीं 8 सॉरी, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, इस तरीके से ले लिया। ऊपर जा सकता है, तुम अपने हिसाब से ऊपर बना भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। अभी तक क्या कर लिया अपन ने, ये नंबर डाले और कुछ नहीं। केलों की संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और आम की संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 12, 10 और 12 ये है। अब मैंने ये बोला जब मैं 12 केले खा 12 आम खाती हूँ, कितने 12 आम, 12 आम खा रही हूँ, तब केले कितने खा रही हूँ, 1 खा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये कहाँ बना, ये यहाँ पर आके टच हुआ। कहाँ पे, मैंने जब 12 आम खाए, 12 आम खाए तो केले कितने खाए, 1 खाया। वही मैंने क्या किया, आम को कम कर दिया, आम कम खाए। क्या किया, आम कम खाए और केले ज्यादा खाए। अब देखो मैंने आम खाए 10, तो मैंने केले कितने खाए, 2 खाए। कितने खाए, 2 केले खाए। वैसे ही 8 है, अब 8 थे, 8 आम खाए तो मैंने कितने, 3 केले खाए। वैसे ही 3 है, कितने हैं, 6 है, 6 केले खाए मैंने, नहीं 6 सॉरी आम है सेट, ठीक है। आम खाए तो केले कितने खाए, 4 खाए। फिर मैंने 4 आम खाए तो केले कितने खाए, 5 खाए। और वैसे ही 2 आम खाती हूं मैं, तुम इस साइड लाइन से सही बनाना, ठीक है ना। और 6 आए, तो अब देखो ये लाइन सीधी बनी, ये टच करते हुए आ रही है, बस यहाँ पे आके एंड कर देना, उसको पूरा मिलाना नहीं है। अब क्या, ये जो तटस्थ वक्र आएंगे, क्रमवाचक विश्लेषण का जो भी वक्र आने वाला है वो किसकी लाइन सीधी होने वाली है, उसकी लाइन क्या सीधी होने वाली है। यहाँ पर अपन ने क्या चीज देखी, सबसे बड़ी बात तो एक चीज खा रहे हैं अपन ज्यादा, तो दूसरी चीज को कम कर रहे हैं। वापस से यहाँ पर कम किया तो यहाँ बढ़ा, यहाँ 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 कम किया तो यहाँ बढ़ा, ठीक है। डिफरेंट आता है। मैंने वही बता रही थी तुम लोगों को, अगर मैं रोटी खाती हूँ, रोटी 3 खाती हूँ डेली की, उसमें मैंने 1 रोटी बढ़ा दी, तो क्या पिज्जा पर और पास्ता पर उस पर डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर आम लिए और यहाँ पे केले लिए। अपन कुछ और भी ले सकते हैं, और क्या ले, यहाँ पर आम, यहाँ पे एप्पल ले लेते, नहीं एप्पल नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। यहाँ पे रोटी लेते, यहाँ पर रोटी ले रहे और यहाँ पे क्या ले रहे, पिज्जा, पहना पिज्जा चल रहा था अपना, पिज्जा ही लेते हैं। उस एग्जाम्पल को भी समझा देती हूँ। पिज्जा लिया, अभी मैंने कितने के डिफरेंट लिए थे, 2 का डिफरेंट लिया था। अब मैं डिफरेंट ज्यादा ले लेती हूँ, 5 का ले लेती हूँ, कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पर भी तुम 2 का ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बार क्या 2 का पिज्जा थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे कितने 2 ले रही हूँ, यहाँ 4 ले रही हूँ, यहाँ 6 ले रही हूँ, यहाँ पर 8 ले रही हूँ, और यहाँ पर 10 ले रही हूँ, यहाँ पर कितने 12 ले रही हूँ, और यहाँ पर 14 ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कितने 5 का ले रही हूँ, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंट हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर भी देखो मैंने डिफरेंट हमेशा बराबर लिया है, ठीक है। यहाँ पे वापस 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30 और यहाँ 35, कितने 5 का गैप लिया। अब मैं जब 35 रोटी खाती हूँ तब कितने पिज्जा कितने खाऊंगी, 2 खाऊंगी। कितने खाऊंगी, 2 खाऊंगी। वही मैं 30 रोटी खाती हूँ तब पिज्जा कितने खाऊंगी, 4 खाऊंगी। अब मैं 5 रोटी खाती हूँ, वहां पर कितने 6 खाएंगे। अब मैं 20 रोटी खाती हूँ, वहां पर कितने 8 खाएंगे। जहां मैं 15 रोटी खाती हूँ, 15 रोटी खाती हूँ, वहां पर कितने 10 पिज्जा खाएंगे। और 10 रोटी खाएंगे, वहां पर कितने 12, और 5 खाएंगे वहां पर 14। अब ऐसा भी हो सकता है तुम एक छोड़ भी सकते हो, पॉइंट जरूरी नहीं है हमेशा के एक साथ लेके चलो, ठीक है। ये लाइन सीधी आनी चाहिए, इसके ऊपर या नीचे, मेरी थोड़ी टेढ़ी होगी पर तुम लोग सीधी बनाना, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या देखा, पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है, यहाँ पर भी डिफरेंट आ सकता है, बट कितना डिफरेंट सेम लेना है, ज्यादा डिफरेंट नहीं लेना है, सेम डिफरेंट लेना है। यहाँ पे देखो मैंने 1 का गैप रखा, यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं रखा, यहाँ सीरियल से चले हैं, यहाँ पर भी मैंने 1 का गैप रखा, बट यहाँ मैंने 4 का गैप रख दिया, मतलब 5 के बाद 5 और बड़ा है, 5 और बड़ा, 5 और बड़ा, इस तरीके से चलती गई, तो ये हुआ, ठीक है। अब तुम ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर भी देखो कुछ भी सेम है, वहां पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी ये देखा अपन ने कि अपन जब 35 खाते हैं तो 2 खाते हैं, यहाँ पर 30 खाते हैं तो यहाँ पर 4 खाते हैं। जैसे मैंने इसको कम किया तो इसको बढ़ाया, तो यहाँ पर भी यही बता रही हूँ, इसको कम किया तो इसको बढ़ाया, ठीक है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, मैं केले को उस साइड ले जा सकती हूँ, आम को इस साइड ला सकती हूँ, एक को बढ़ा सकती हूँ, एक को कम कर सकती हूँ, वो अपन पे डिपेंड करता है कि वहां पर एग्जाम में तुम लोग क्या करते हो, बट है कुछ नहीं,
सेम है पोर्शन। कभी तुम्हें एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि तुम्हें ना एकदम सेम क्वेश्चन बनाओ कि क्या करना है, ये तुम्हें नहीं कहता, ठीक है। तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिया, एक एग्जाम्पल ये लिया, बट एग्जाम्पल का क्या है, जो वक्र बन रहा है वो एकदम सही बनना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ भी लो, वहां पर रोटी की जगह आम लिख दो, आम की जगह कुछ भी लिखो, केले की जगह आम लिख दो, कुछ भी, वो डिफरेंट नहीं पड़ता है, वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है, इन चीजों में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है फर्क, और कहीं फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ये गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ पर इस तरीके से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब अधिमान वक्रों की आकृति पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अधिमान वक्रों की आकृति। अभी तक अपन ने क्या देखा यहाँ पर, अगर अपन एक चीज की इकाई बढ़ा रहे हैं तो दूसरी इकाई पर उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होनी ही है। तुम ही देख लो, तुम एक काम ज्यादा कर लोगे तो दूसरा काम ज्यादा नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, तुम होमवर्क करने बैठे हैं और तुमने एक सब्जेक्ट में होमवर्क ज्यादा कर दिया, तुम कब से एक सब्जेक्ट में होमवर्क कर रहे हो, तो दूसरे सब्जेक्ट में आते आते क्या तुम्हारा होमवर्क करने की इच्छा कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। उसी तरह सेकंड मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि तुम्हारे दो पेपर साथ में हो, तो तुम एक पेपर तो बहुत अच्छे से लिखोगे, दूसरा पेपर क्या अच्छे से लिख पाओगे, तुम दूसरा पेपर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ ऑलरेडी दुखने लग जाएंगे, और तुम उस पेपर को कर भी लोगे तो जितने अच्छे से तुमने फर्स्ट पेपर किया उतने अच्छे से वो पेपर नहीं कर पाओगे। तो क्या एक पेपर का दूसरे पेपर पर भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ भी करो तुम लोग, होमवर्क करो, याद करने बैठो, तुम दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं याद कर सकते, तुम्हारे एक सब्जेक्ट का डिफेक्ट है ना, का फर्क कहाँ दिखेगा, तुम्हें सेकंड सब्जेक्ट में दिखेगा। इफेक्ट हर जगह दिखता ही है, फिक्स नहीं है कि इफेक्ट इसी तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो तुम ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी एक के साथ दूसरे काम करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो कहाँ, यहाँ पे सिर्फ उपयोगिता में यही दिखाना है अपन को, जो भी अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत यही दिखाना है, अपन दो चीजों को साथ में लेके चलना है। एक चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, यही चीजें बतानी अपन को, और कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। अब अपने पढ़ रहे हैं अधिमान वक्रों की। अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, तटस्थ वक्र मतलब अधिमान वक्र देख लिया, उसमें क्रमवाचक भी देख लिया। अब क्या है, अधिमान वक्र की आकृति। अब आकृति कैसी होती है, एक बार तो अपन वो दूसरी आकृति वो बना चुके, ये एक और आकृति है, ठीक है। हास्य सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हास्य सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है अधिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। एक अधिमान वक्र है कि यह अति सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुओं में प्रतिस्थापन सीमांत दर नहीं गिनती है, यह समान रहती है। मतलब ये कह जा रही है यहाँ पे बात कि यहाँ बोल रहा प्रतिस्थापन दर समान रहती है, यहाँ पे बोला है कि दो अलग अलग चीजें। मतलब मैंने जिस तरीके से बोला कि मुझे 10 रुपए का नोट चाहिए, कितने का चाहिए, 10 रुपए का नोट चाहिए, 10 रुपए का नोट चाहिए, तो मेरे को 10 रुपए के सिक्के देने पड़े बदले, बट उसको कुछ देने के बदले वही की वही चीजें प्राप्त हो रही है। अगर वो 10 रुपए का नोट देके 10 रुपए के सिक्के प्राप्त करता है तो उसमें कुछ है डिफरेंट। तो वही यहाँ जो प्रतिस्थापन दर है वो समान है, सिक्कों और नोट में कोई डिफरेंट नहीं है, 10 रुपए ही रहने वाले हैं, भले तुम उसको सिक्कों में कन्वर्ट करो या नोट में कन्वर्ट करो, वो जरूरी नहीं है कि किस तरीके से चल रहा है। जरूरी क्या है, प्रतिस्थापन दर सीमांत मतलब वही रहनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए ना बढ़नी चाहिए। क्या बोल रहा है, गिरनी भी नहीं चाहिए और बढ़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यह सामान्य रहती है, अति सामान्य आकृति है। क्या है, बहुत ही आसान आकृति है ये। अधिमान वक्र की जो आकृति है वो किसी है, सामान्य आकृति है। क्यों, देखो 50 रुपए मैंने बोला, 10 रुपए, 10 रुपए के मेरे को सिक्के चाहिए, 10 रुपए के तो 5 सिक्के हो सकते हैं, 2 रुपए वाले, 2 रुपए के 5 सिक्के हो सकते हैं, या फिर 10 रुपए के 7 सिक्के हो सकते हैं, 7 सिक्के हो सकते हैं, 10 रुपए के 10 सिक्के हो सकते हैं, 10 रुपए के कितने सिक्के हो सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। 10 सिक्के हो सकते हैं एक एक वाला, यहाँ पर भी 5 हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते, मतलब अलग अलग हर तरीके की होती है कि ये इस तरीके का भी हो सकता है, ये इस तरीके का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब कितने, 10 रुपए के 2 सिक्के भी हो सकते हैं, 5-5 रुपए के हो, पॉसिबल है क्या, इस तरीके का पॉसिबल है ना। अब सिक्के किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई सिक्का हो, ठीक है। अब 5 रुपए के 6 सिक्के भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो किस तरीके से चलना है उस पर डिपेंड करता है, किस पे चलना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, मतलब इसका है कि ये कोई डिफरेंट नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। 10 रुपए के कितने, 6 सिक्के भी हो सकते हैं। 6 सिक्के कैसे, एक तो 5 का हो गया और एक सिक्का 5 का हो गया, 2 के हो गए और एक 1 रुपए का हो गया, तो 5 रुपए वो और 5 रुपए वो, 10 रुपए हो गए। तो ऐसे भी सिक्के हो सकते हैं, बट उसको क्या 10 रुपए मिल रहे हैं उसके बदले, ठीक है। कितने भी सिक्के ले, सिक्के के बदले क्या नोट मिल रही है या नोट के बदले सिक्के मिल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उल्टा या सीधा दोनों हो सकते हैं, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, बट कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो स्थिर रह रही है,
ठीक है, यहाँ पे है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं हैं जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रहे। यहाँ पर इसको x मान लो और इसको y मान लो। अब बताओ कोई डिफरेंट आने वाला है क्या? x, इसको x माना, इसको y माना, तो यहाँ पर 10 की 10 रह रही है और यहाँ पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब कितने? 5 है, 7 है, 10 है, क्या बोलते हैं 2 है और 6 है, तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? MRS मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर, MRS बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। अब इसका जो फॉर्मूला है, मतलब इसकी जो एक सारणी बनाते हैं, सारणी के बाद इसका क्या बनाएंगे अपन? वो जो डायग्राम है, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे बोला हुआ है ना प्रतिस्थापन की आकृति उनको बनानी पड़ेगी, वक्र की आकृति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसके बाद आकृति बनाएंगे। डेफिनेशन ऊपर वाली रहने दे रही हूँ, ऊपर वाली भी हटानी पड़ेगी, वापस से वो बन जाएगा। बना रहे थे प्रतिस्थापन का, वो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? संयोग लिखेंगे। क्या लिखा? संयोग लिखा। उसमें संयोग में A, B, C और D, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर नोटों की संख्या लिखेंगे। 5 रुपए के नोटों की संख्या लिखते हैं। 5 रुपए के नोटों की संख्या। अब 5 रुपए में कितने हो सकते हैं? मैं 10 की नोटें लिखती तो 10 में नोटों में क्या होता, वो पैसे ज्यादा बढ़ते रहते वापस, 1 2 3 4, तो उसके सिक्के भी बढ़ाने पड़ते, तो उस वजह से, ठीक है। 1 2 3 4 ये है। अब यहां पर क्या लिखना है? सिक्कों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है? सिक्कों की संख्या 8 7 6 5। अब इनका क्या लिखना है? अनुपात लिखना है। अनुपात मतलब संयोजक वापस से क्या आ रहा है, यहां पर क्या है? इक्वल है, उसके बाद 1:1, 1:1 और 1:1, ठीक है। क्या है? 1:1 है और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है? संयोजक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे 10 का भी रख सकते थे, फिक्स नहीं है कि 10 का ही रखना है, ठीक है। क्या फिक्स नहीं है? 10 का ही रखना है, ये फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? 10 का ही रखना है, ये चीजें फिक्स नहीं है। तुम लोगों को क्या करना? सबसे पहले संयोजक बनाना। संयोजक में क्या करना? ए बी सी डी लिखनी है। फिर 5 है, 5 नोटों की संख्या है, तो 1 2 3 4, 4 नोटों की संख्या लिख दी। फिर 1 नोट होती है तब 8 2 7 3 6 और 4 5। यहाँ पे क्या है? इसको x मानना है और इस साइड वाले को q y मानना है, ठीक है। कौन सा है? एक q है, x है और एक y। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब क्या यहां से चीजें अलग हो गई। फिर क्या है? 8 सिक्के कितने हैं? 8 7 6 5 है, और उसके बाद उनका अनुपात क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना। अब देखो डायग्राम बनाते अपन। एक मिनट में शाई डाल देती हूँ। यहां पर क्या रखना है? यहां पर क्या रखना है? 5 रुपए की नोटों की संख्या रखनी है, 5 के नोटों की संख्या। और यहां पर क्या? यहां पर y वाला रख दो, ठीक है। यहां पर क्या? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या रखनी है? सिक्कों की संख्या। यहां पर कितने? 0, यहां पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। 4 ही नोट है तो अभी 4 ही लिखने, 5 नहीं लिखने, ठीक है। और यहां पर एक एक का गैप रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब जब एक नोट है तब कितना है? यहां पर देखो 8 है तो इसको यहां पर मिलाओ। उसके बाद क्या है? 2 नोट है तब कितने हैं? 7 है, 2 ये रहे, 7 कहाँ? ये रहे, तो इसको यहां मिलाओ। अब कितने हैं? 3 है तो 3 6 का है, तो 6 ये रहे,
और 3 कहाँ है, 3 ये रहे, इसको यहाँ मिलाओ। उसके बाद कितने, 4 है और 5 है, तो 4 कहाँ है, 4 तो ये रहे, 5 कहाँ है, ये रहे। अब खत्म हो गया ये, तो अब इस लाइन को मिला दो पूरी। ये क्या है, सरल रेखा है, यहाँ पर लिखा गया था और कुछ नहीं है, सरल रेखा है, लिखा गया था नहीं, यहाँ पर क्या एक्स मानना है और इस साइड वाले को वाई, और वहां पर क्या था, वाई था, यहाँ पर एक्स था। ठीक है, क्या है, समान अनुपात रखा गया। देखो यहाँ पर क्या है, जब 8 नोटें, मतलब 8 नोट थी तब कितने थे, नहीं सॉरी 8 सिक्के थे तब कितनी, 1 नोट थी। 7 सिक्के थे तब कितने, 2 सिक्के, 2 थी, 2 नोटें थी। 7 सिक्के थे, 6 सिक्के थे तब कितने, 3 नोटें थी, और एक रह गया, ये 5 वाला यहाँ पे मिलाया ही नहीं अपन ने। ठीक है, तो 5 नोटें थी तब कितने सिक्के थे, 4 सिक्के थे। कितने थे, 4 थे। तो ये एक बार उतार लो, सिक्के इस साइड है और संख्या इस साइड है, मैंने एक चीज गलत बोल दी। ठीक है, देख लो वापस से बोल रही हूँ, 8 सिक्के हैं तब कितनी नोट है, 1 नोट है। 7 सिक्के हैं तब कितनी नोट है, 2। 6 सिक्के हैं तब कितने नोट है, 3 नोट है। 5 सिक्के हैं तब कितनी नोट है, 4 है। कितने हैं, 4। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा रही हूँ ये, क्योंकि अब आगे पढ़ना है अपन को। जो अपना अधिमान मानचित्र है, अब क्या है, मानचित्र मतलब तटस्थ वक्र का जो मानचित्र है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना। अब तटस्थ वक्र का कभी ऐसा तो होगा नहीं हमेशा समान रहे, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर नीचे होगा तब किस स्थिति में होगा, ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी अब। ठीक है ना, अपन क्या अधिमान मानचित्र या तटस्थ वक्र इसके बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे मानचित्र ये दोनों। ठीक है, एक चीज गलत लिखी थी मैंने, यहाँ पे मानचित्र लिख देना। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझा देती हूँ। एक अधिमान मानचित्र या तटस्थ मानचित्र में विभिन्न तटस्थ वक्रों या अधिमान वक्रों के समूह होते हैं। मैंने यहाँ पे अधिमान वक्रों के समूह नहीं लिखा है, तो तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट दोनों एक ही है। इसमें सभी एक साथ बनाए जाते हैं, जो हमें यह बताता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी है। सबसे निचला तटस्थ वक्र संतुष्टि को बताता है, जैसे कैसे हम ऊंची तटस्थता वक्र को और बढ़ाते हैं तो वो ऊंचे तटस्थता वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताते हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि जो अपन ने तटस्था वक्र बनाया था, पहले नॉर्मली तटस्था वक्र एक अधिमान वक्र बनाया था, वो कैसे, इस तरीके से जा रहा था और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे यूं बोल रहा है कि अलग अलग समूह बनाएंगे। अलग अलग समूह मतलब अलग अलग चीजों का किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद ये बताया जाएगा, इसके अंतर्गत हमें यह बताता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी है। ये देखेंगे कि उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी है। सबसे निचला तटस्थ वक्र संतुष्टि को बताता है। यहाँ पे सबसे निचला कौन सा है, ये वाला है IC1, नाम डाला अपन ने IC1। ये किसको बता रहा है, संतुष्टि को बता रहा है। निचला संतुष्टि को बता रहा है, किसको बता रहा है, संतुष्टि को बता रहा है। संतुष्टि को बता रहा है जैसे कैसे हम ऊंची तटस्थ वक्र को और बढ़ाते हैं तो ऊंचे तटस्थ वक्र ऊंचे संतुष्टि को बताते हैं। मतलब इसकी बात ये है कि नॉर्मल संतुष्टि क्या है, तुम लोग जितना खाना खाते हो उसके हिसाब से तुमने खाना का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये वाली है। बट तुम कभी कुछ ज्यादा खा लेते हो या फिर ज्यादा कुछ कर लेते हो तो वो क्या, किसको, सेकंड वाली संतुष्टि को बता रहा है। और उसके बाद तुम्हें और इच्छा हुई कि नहीं आज तो खाना बहुत अच्छा बना, और खाएंगे और करेंगे यूं, तो तुम्हारे कौन सा, सबसे ऊपर वाला, सबसे ज्यादातर वाला संतुष्ट बिंदु हो जाएगा। कौन सा होगा, सबसे अधिकतम वाला। यहाँ पे यही बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया। देख लो, सबसे निचला तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र क्या बता रहा है, नॉर्मल संतुष्टि को बता रहा है। क्या बता रहा है, संतुष्टि को बता रहा है। उससे ज्यादा, जैसे तुम लोगों ने केले खाए थे, केले खाए तो तुमने कितने, 4 केले खाए तो संतुष्टि मिली तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ नॉर्मल संतुष्टि। ठीक है, अब उसके बाद तुमने कितने, 6 केले खाए, 6 केले खाए, उसके बाद तुम्हें संतुष्टि मिली अधिक संतुष्टि मिली। और उसके बाद तुमने 8 केले खाए, 8 केले खाए तो कितनी, अधिकतम संतुष्टि मिली। कितनी मिली, अधिकतम। तो तुम्हें ये यही चीज बता रहा है कि जो फर्स्ट वाला है, चौथा कहाँ है, यहाँ पर तुमने जब 4 केले खाए थे तब कितनी संतुष्टि मिली थी, नॉर्मल जो संतुष्टि मिलती है वो मिली थी। बट तुमने कितनी, अपनी हैबिट से ज्यादा खाए तो तुम्हें किसी अधिक संतुष्टि मिली।
कंपटीशन हो कि किसी भी तरीके से तुमने ज्यादा खा लिया, तुम्हारी आज ज्यादा खाने की इच्छा हो गई तो क्या अधिकतम संतुष्टि मिली, और उसके बाद तुमने 8 केले खा लिए कि नहीं और खा सकता हूं मैं 2 केले यूं करके, तो तुम्हें कितनी अधिकतम, अब इस अधिकतम के बाद तुम आगे नहीं बढ़ सकते। या फिर ऐसा हो कि तुमने पहले कम खाए हो, जैसे तुम रोज खाते हो उससे 2 खाए हो 3 खाए हो, उसके बाद वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद तुमने फिर से खाए हो, तो उस तरीके से। तो ये क्या सबसे कम मतलब नॉर्मल बता रहा है, उससे ज्यादा बता रहा है और उससे ज्यादा बता रहा है, बढ़ती जा रही संतुष्टि और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अधिमान मानचित्र या तटस्थ मानचित्र क्या बताते हैं, एक समूह के तौर पर बताते हैं कि एक समूह में जब हम चीजें खाते हैं तो उसमें क्या सबसे निचला वर्ग क्या बताता है, हमें नॉर्मल संतुष्टि बताता है, उसके ऊपर वाला थोड़ी ज्यादा संतुष्टि बताता है और उससे ज्यादा और ऊपर वाला अधिकतम संतुष्टि बताता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे तटस्थ वक्र को क्या लेके जा रहे हैं, समूह लेके जा रहे हैं, पूरा समूह, मतलब एक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ सबकी बात की जा रही है। अब एक करेगा तब कितने होंगे, 2 3, उसमें डिफरेंट क्या क्या चीजें आएगी। ठीक है, अब इसके मिटा रही हूं मैं। अब है मान्यता, तटस्थ वक्र की मान्यता है अधिमान वक्र और तटस्थ वक्र एक ही होते हैं। कहीं तुम लोगों ने तटस्थ वक्र देखा होगा तो तुम्हें वहां पर कहीं जाके अधिमान मानचित्र भी पूछा होगा, वक्र पूछा होगा, दोनों एक ही होते हैं, सेम है, डायग्राम सारे सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, तो और तुम लोगों ने डेफिनेशन देखी है उसके अंदर, बुक्स के अंदर देख लेना, उसके अंदर भी तटस्थता लिख रखा है। ठीक है ना, तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता, पहला है उपयोगिता, उपयोगिता अधिकतम, सेकंड है विवेकशील, अब उपभोक्ता अधिकतम किस तरीके से है, तुम ये देखो उपभोक्ता अधिकतम किस तरीके से है, यहाँ पे उपभोक्ता नहीं उपयोगिता है। ठीक है, मैंने उपभोक्ता पढ़ लिया या ध्यान से उपभोक्ता ही निकला, क्योंकि अपन उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। उपभोक्ता की उपयोगिता अपन ने बताई थी, जिसे वस्तु और सेवाओं का करते हैं अपन, तो उसमें कितनी संतुष्टि मिल रही है, क्या हो रहा है, वो चीज अपन ने देखी थी। उसके बाद ये चीजें तो अपन ने देख ली कि संतुष्टि कितनी थी, क्या था, वो सारी चीजें देख ली अपन ने। यहाँ पे क्या देखा अपन ने, तटस्थ वक्र की उपयोगिता अधिकतम, मतलब जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ रही है उसकी इच्छाएं बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, वस्तुओं की अधिकतम पूर्ति, एक्स वस्तु का उपयोग अधिक करने पर वाय वस्तु की प्रतिस्थापन सीमांत दर स्थिर, एक्स वस्तु की अधिक मात्रा लिख देना, यहाँ पे अधिक मात्रा पर वाय वस्तु की प्रतिस्थापन सीमांत स्थिर, सीमांत दर जो होगी स्थित होगी। यहाँ पे है वस्तुओं की अधिकतम पूर्ति, मतलब पहला है उपयोगिता अधिकतम करना, कोई भी उपभोक्ता होता है अपनी क्या उपयोगिता जो भी है उसको अधिकतम करने की कोशिश करता है, उसे कोई चीज पसंद है तो उसको लेने की कोशिश करेगा, अगर उसको दिखावे के लिए भी करने की कोशिश करेगा। ये विवेकशील क्या होता है, उपभोक्ता जो भी होता है वो विवेकशील होता है, क्यों विवेकशील होता है, क्योंकि उसको अगर कोई चीज कोई दिखावा कर रहा है, उसको पता है वो दिखावा कर रहा है, उसके बाद भी वो चीजें लेने की कोशिश करेगा, उस वजह से। वस्तुओं की अधिकतम पूर्ति, अब वो कितनी पूर्ति कर सकता है, कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, उसका कितना यूज कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। एक्स वस्तु का अधिक मात्रा पर वाय वस्तु की प्रतिस्थापन सीमांत दर स्थिर रहती है। जैसे मैंने बताया था एक्स में क्या था, नोटें थी अपनी 5 की नोटें, मतलब 5 की नोटें थी, 1 2 3 4, वो वक्र बनाया था अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या देखा था प्रतिस्थापन दर में, कि जब उसको
सिक्कों में है ना कन्वर्ट कर रहे थे, तो तब क्या हो रहा था, दोनों अनुपात समान रह रहे थे, बट क्या हो रहा था, चीजें डिफरेंट हो रही थी। सिक्के बढ़ते हैं, सिक्के ज्यादा होते हैं और नोट कम होती है, नोट तो एक ही होती है ना, तो उस तरीके से अपन ने चीजें देखी थी। अब क्या है अपने, ये होगी अब विशेषता है, तटस्थता या अधिमान वक्र की विशेषता। यहाँ पे मैंने तटस्थता ही लिखा है, अधिमान नहीं लिखा, तो तुम अधिमान लिख सकते हो। मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा हो ना तटस्थता और अधिमान दोनों साथ में, तुम लिख देना, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। तटस्थता या अधिमान वक्र की विशेषता है, ठीक है। पहला, ढाल ऋणात्मक होता है, ढाल ऋणात्मक होता है। अब तटस्थ वक्र क्या करते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं है। तटस्थ या अधिमान दोनों लिख सकते हो, ठीक है। वक्र एक दूसरे को स्पर्श तटस्थ वक्र एक दूसरे को टच या छूते नहीं है। तटस्थ वक्र, मैं सीधा वक्र लिख रही हूँ, अधिमान वक्र भी हो सकता है, तटस्थ वक्र, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं, ध्यान रखना ये बात। फिर तुम लोग ये बोलोगे कमेंट में, ये डाल दोगे कि तटस्थ वक्र, अब अधिमान वक्र पढ़ा रहे हो तो तटस्थ वक्र बार बार क्यों बोले जा रहे हो। तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते। मैं इनकी सादत, मैं डायग्राम भी बता रही हूँ तुम लोगों को। सबसे पहला है यहाँ पर